हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सीडी? तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो सीडी होता है मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, एक टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है। ठीक है, हम लोग को ये पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 500 MB, ऑप्शन बी 700 MB, ऑप्शन सी 4 GB या ऑप्शन डी 1 TB। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ 700 MB। सो सीडी का मैक्सिमम कैपेसिटी है 700 MB, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम टर्म ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मींस एफडी? तो बैंक वगैरह में मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं वो एफडी निकलवाते हैं। ठीक है, तो एफडी मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म तक पैसे को सिक्योर रखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट भी आते रहता है, तो पैसे बढ़ते रहते हैं उसमें। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है उसका मिनिमम टर्म कितना है, मतलब मैं कम से कम कितने दिनों का, कितने सालों का एफडी बना सकता हूँ, ये मुझे पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ या ऑप्शन डी 1 ईयर। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज अ 7 डेज। तो 7 दिन तक का मैं एफडी ओपन कर सकता हूँ। तो इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैंने टर्म होता है। तो मिनिमम में अगर मैं एफडी करना चाहता हूँ तो 7 दिन का भी एफडी ओपन कर सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा वो होता है 10 ईयर का। ठीक है, तो 10 साल का भी एफडी ओपन कर सकता हूँ, और कम से कम मैं 7 दिन का एफडी ओपन कर सकता हूँ। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर बिजनेस इन मुद्रा योजना PMMY? सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर मुझे कोई बिजनेस वगैरह लोन लेना है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स में कितने अमाउंट का लोन ले सकता हूँ, ये हम लोग को यहाँ पे पूछा है सिंपली। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख या ऑप्शन डी 15 लाख। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ 10 लाख। अब जो मुद्रा योजना होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी की हुई है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के स्कीम उसके अंदर होते हैं। पहला तो है शिशु, जिसके अंदर आपको 0 से लेकर 50,000 तक का लोन मिलता है। उसके बाद में आता है किशोर, तो किशोर के अंदर आपको मिलता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन। और थर्ड जो होता है वो है तरुण, वो तरुण के अंदर आपको मिलता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन। सो नॉर्मली यहाँ पे 3 कैटेगरी किया हुआ है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको इस मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन B1:B3 where B1 equals to 5, B2 equals to 4 और B3 equals to 6। तो सिंपल हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं एक्सेल के अंदर कोई भी काउंट का फॉर्मूला यूज करता हूँ और उसके अंदर कोई रेंज दूँ, जैसे कि B1 to B3, जिसकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, B1 का 5, B2 का 4 और B3 का 6, तो काउंट फॉर्मूला मुझे क्या रिजल्ट देगा गिवन में से, ये हम लोग को पूछा है यहाँ पर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज अ 3। अगर आपको काउंट फॉर्मूला के बारे में पता रहेगा तो काउंट फॉर्मूला क्या करता है, जो रिजल्ट दिया हुआ है उसके अंदर डेटा को काउंट करता है, कितने सेल में वो डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर B1 से लेकर अगर मैं B3 तक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर ध्यान से देखो तो तीनों में भी वो डेटा प्रेजेंट है न्यूमेरिकल। तो B1 से लेकर B4, तो यहाँ पे 3 डेटा प्रेजेंट है। तो काउंट फॉर्मूला क्या करेगा, बस 3 रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, कि 3 डेटा उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अगर ब्लैंक रहेगा तो वो काउंट नहीं करता, लेकिन डेटा जो न्यूमेरिकल रहेगा वो काउंट करता है। तो काउंट क्या करता है, रिटर्न काउंट करता है कि कितने सेल में न्यूमेरिकल डेटा है। तो तीनों सेल में वो डेटा है, तो इसके वजह से उसका रिजल्ट रहेगा ऑप्शन B3। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF ऑप्शन अवेलेबल एट। तो सिंपली ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन और इसके ऑप्शन देके पता चलना चाहिए।
तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है, अगर मुझे पीडीएफ कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, मतलब मैं डायरेक्टली सेव एज पीडीएफ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो ये अगर मुझे करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है लिब्रे ऑफिस के अंदर, दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ इज सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि जो हम लोग एसईओ होता है उसका फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सो नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज आपको पता रहेगा कि एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली वर्क करता है कि अगर आपका वेबसाइट जो है आपको सर्च इंजन के ऊपर विजिबल करवाना है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो इजीली विजिबल रहे आपके सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अतुल्य ऐप इज रिलेटेड टू। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो अतुल्य ऐप है, जिसको हम अतुल्य भारत ऐप भी बोलते हैं, ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टूरिज्म, ऑप्शन बी बिजनेस, ऑप्शन सी नौकरी, या ऑप्शन डी नोटा। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर, इज अ टूरिज्म रिलेटेड ऐप। तो अतुल्य भारत ऐप जो है, या फिर जिसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया ऐप, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इंडिया के जितने भी पर्यटन स्पेसेस है, ठीक है, जहाँ पे भी हम घूम सकते हैं, वो सारे स्पेसेस का वहाँ पर लोकेशन वगैरह, वहाँ की हिस्ट्रीज वगैरह, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि बाहर से जो टूरिज्म लोग आएंगे घूमने के लिए इंडिया के अंदर, तो उनको ईजिली अवेलेबल हो कि वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। तो मोस्टली जो अतुल्य ऐप है वो ज़्यादा प्रमोट करता है, बनाया उसके लिए है, 2002 में वो लॉन्च हुआ था, तो बनाया उसके लिए है कि वो टूरिज्म को प्रमोट करे। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स यू कैन ओनली ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स बट कैन नॉट क्रिएट अ न्यू वन। तो सिंपली हम लोग को ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आया है। अगर आपने कभी भी वर्ड यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसके अंदर आपको मेल वाला एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर उसके अंदर मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा सोर्सेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि अगर उस पर्टिकुलर मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स को यूज़ कर सकता हूँ, हम नए डेटा सोर्स को क्रिएट नहीं कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज अगर आपने कभी भी उसको यूज़ किया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग को और एक ऑप्शन मिलता है, एग्जिस्टिंग का यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, या फिर क्रिएट वन का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, नया डेटा सोर्स क्रिएट कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने डिटेल्स वगैरह डाल सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल फाइल भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, आपका मेल मर्ज करने के लिए या फिर लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने के लिए ईजी होता है। वहाँ पे डेटा वगैरह पहले से अवेलेबल होता है, तो क्लिक करके डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर डेटा को ऐड कर सकते हो, जिससे आपका मेल लिखने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से उसके अंदर डिटेल फिल की होती है, जिसको हम बोलते हैं मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स। तो एज कम्पेयर दिस सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मारुति सुजुकी हु बाइज द टायर्स थ्रू द एमआरएफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है तुम्हारे ई कॉमर्स सिस्टम से, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिंपली इसका डेफिनेशन है कि बाइंग एंड सेल गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे हम लोग को एक सिचुएशन दी है कि मारुति सुजुकी अगर एमआरएफ टायर का यूज़ करता है उनकी गाड़ियों में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो भी खरीदा जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी बी टू सी मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी टू सी मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे एमआरएफ जो है वो भी एक बिजनेसमैन है जो कि मैन्युफैक्चर करता है एमआरएफ के टायर्स, और मारुति सुजुकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि उसके गाड़ियाँ वगैरह बनाती है।
ठीक है, टू व्हीलर्स वगैरह बनाती है या फिर स्कूटीज वगैरह बनाती है, तो उसके अंदर अगर एमआरएफ का टायर यूज हो रहा है तो दोनों में जो रिलेशनशिप बॉन्ड हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस का है। यहाँ पे बेचने वाला भी बिजनेसमैन, खरीदने वाला भी बिजनेसमैन। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, इज बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज डैश। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन है, 5 जनरेशन मेनली माना जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स कौन से थे, ये हम लोग को इसमें पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेव्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ वैक्यूम ट्यूब एंड वेव्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के टाइम पे सब कुछ मैकेनिकल फॉर्मेट में होता था, तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, जो कंपोनेंट यूज करते थे, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेव्स। उसके बाद में फिर सेकंड जनरेशन आया जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स वगैरह आए, फिर थर्ड जनरेशन आया जिसमें आईसीस वगैरह आई, फिर आज तक का जो भी वीएलएसआई या यूएलएसआई हम लोग आज यूज करते हैं, चिपसेट यूज करते हैं, वहां से लेकर। लेकिन यहाँ पे पूछा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जब स्टार्टिंग हुआ था कंप्यूटर का, तब कौन सा कंपोनेंट मेन था, तो वो था ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेव्स। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द कलर ऑफ ₹200 नोट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि 200 के नोट का क्या कलर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आपके एसीसी के एग्जाम में पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मली ये सब चीजें पढ़ के जाना। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है स्टोन ग्रे, ऑप्शन बी ब्राइट येलो, ऑप्शन सी मैग्नेटा, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज ब्राइट येलो। तो आप कभी भी अगर अपने 200 की नोट को देखोगे तो उसके ऊपर जो कलर होता है उसका नाम है ब्राइट येलो। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फायरवॉल इज अ डिफेंसिव टेक्निक बाय विच हैकर्स आर एक्सक्लूडेड फॉर द सिस्टम। सो यहाँ पे हम लोग को सिंपली पूछा है ट्रू एंड फॉल्स में कि फायरवॉल जो है एक डिफेंसिव टेक्निक है जो कि हैकर्स वगैरह को रोकता है। ठीक है, तो सिंपली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली, बिकॉज जो हम लोग का फायरवॉल होता है वो नेटवर्किंग के में यूज होता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इज अ मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। जो भी उसके अंदर रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह दिए गए हैं उसके हिसाब से क्या करता है, वो ट्रस्ट वर्दी लोगों को नेटवर्क में आने देता है, मतलब डेटा वगैरह एक्सेस करना या फिर कुछ भी फाइल वगैरह एक्सेस करना उसका अनुमति देता है। लेकिन जो अनट्रस्टेड है या फिर जो नॉन ऑथोराइज है उनको वो एक्सेस करने नहीं देता। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, ऑथेंटिकेट एक्सेस वगैरह करने के लिए, उसके बाद में साइबर अटैक्स को रोकने के लिए और मैलवेयर वगैरह को या क्रिटिकल नेटवर्क्स को सिक्योर रखने के लिए इसका यूज करते हैं फायरवॉल का। सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो ओवर आईपी नेटवर्क्स। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ऑडियो वीडियो को ट्रांसफर करने में, नेटवर्क में ट्रांसफर करने में, बात करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो इसका सिंपल मतलब है जब भी आप कॉल वगैरह लगाते हो या वीडियो कॉल्स वगैरह लगाते हो तो उस टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ये उस टाइम पे हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों का भी यूज करते हैं। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बीजीपी। सो बीजीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आरटीपी, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको ऑडियो वीडियो होता है उसको डिलीवरिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर रियल टाइम, इसमें लिखा ही है वैसे कि रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग आवाज या कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं या बात वगैरह कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का यूज होता है। और बाकी जो प्रोटोकॉल है जैसे कि बीजीपी प्रोटोकॉल है, तो उसके अंदर हम लोग राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इंटरनेट में भेजने में यूज करते हैं। यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो लेटेंसी वगैरह या गेमिंग्स वगैरह में या लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एसएमटीपी के बारे में आपको पता ही रहेगा शायद से कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, अगर मेरे को ईमेल वगैरह भेजना है यहाँ से वहाँ नेटवर्क के अंदर तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। बट यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि वीडियो और ऑडियो को अगर मुझे नेटवर्क में ट्रांसफर करवाना है ईजी वे में, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
द पंच कार्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है जो पंच कार्ड है जो कि एज ए इनपुट डिवाइस काम करता था, डेटा इंसर्ट डालने में काम करता था, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज हुआ है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने बनाया सिंपली। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हरमैन हॉलरेथ, ऑप्शन बी रॉबर्ट नॉइक, ऑप्शन सी जैक किलबाय, या ऑप्शन डी जॉन बॉर्डन। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। सो जो हेलमन हॉलर थे, उन्होंने 19 सेंचुरी के टाइम पे यूएस के अंदर मीन्स 1890s के टाइम पे वहां पर उन्हें पंच कार्ड का इजाद किया था, डेवलप किया था उसको। ठीक है, इसका नॉर्मली काम क्या था कि रिप्रेजेंट डेटा जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे डेटास लिखे थे, तो जहाँ पे पंच होल होते थे वहां से डेटा को इंसर्ट किया जाता था 0101 के फॉर्मेट में। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज होता था। आजकल हम लोग उसको यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज करते हैं, बट उस टाइम पे डेटा स्पेंडिंग और प्रोसेसिंग के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम का वो इनपुट की तरह था, जैसे आज हम की स्ट्रोक के फॉर्मेट में कीबोर्ड से देते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बैंक प्रोवाइड्स गोल्ड लोन ओनली। तो सिंपली हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है कि बैंक आपको गोल्ड लोन कब प्रोवाइड करता है या फिर किस कंडीशन में आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है टू डू बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, ऑप्शन बी टू बाय गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑप्शन सी प्लीज गोल्ड ज्वेलरी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबाउ। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर। तो आपको गोल्ड लोन तब प्रोवाइड होता है जब आप वो गोल्ड वहां पर गिरवी रखते हो बैंक वालों के पास, राइट ना। वो अमाउंट की तरह नहीं होता, गोल्ड अमाउंट की तरह कि वो आपको इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। ये गोल्ड की बात है। तो गोल्ड लोन तभी मिलता है जब आप कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट या आपका गोल्ड का कोई सामान रहेगा वो बैंक के पास गिरवी रखोगे, तब जाके बैंक आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So next question अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। What will you use for immediate real time communication with a friend? तो सिंपली क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि इनमें से आप क्या यूज करोगे जिसके द्वारा आप रियल टाइम मतलब इमिडिएटली आपके फ्रेंड से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, इसलिए आप इसमें से क्या यूज करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इंस्टेंट मैसेज, ऑप्शन बी ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी यूज नेट, या ऑप्शन डी ब्लॉग। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इंस्टेंट मैसेज। सो अगर आपको फ्रेंड से इमीडिएटली कम्युनिकेट करना है, रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है, तो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की जरूरत पड़ेगी। ईमेल द्वारा तो आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज उसको जब तक वो पहुंचेगा उसको मिलेगा उसमें टाइम लिमिट लगता है, इंस्टेंट नहीं होगा वो। यूज नेट जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पर आके टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो जगह है यूज नेट। और ब्लॉग्स, ब्लॉग्स मतलब क्या होता है कि सिमिलर कंटेंट जहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, जैसे कि रील्स वगैरह होता है या फिर कोई एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पर एक सिमिलर टाइप का फैन पेज वगैरह होता है। लेकिन ये सब को टाइम लगता है, मुझे रियल टाइम करना है, तो उसके लिए मेरे को ऑप्शन ए मीन्स इंस्टेंट मैसेजिंग का ही यूज करना पड़ेगा, जिससे मैं इजी में अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ इन रियल टाइम। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटीग्रेटेड टू सैटिस्फाई यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड एज। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जो कि यूजर साइड प्रोसेसिंग नीड्स को अकम्प्लिश कर पाए, कंप्लीट कर पाए, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन, या ऑप्शन डी एप्लीकेशन। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वो यूजर साइड सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स को कंप्लीट करने में मदद करता है। जैसे कि मेरे को अगर कम्युनिकेट करना है तो मेरे पास व्हाट्सअप वगैरह है जिससे मैं आराम से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, यूजर साइड एप्लीकेशन है। तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एपीके एप्लीकेशन। ठीक है, या ऐप बोलते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एमएस वर्ड। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तीनों में से या इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि फाइंड एंड रिप्लेस को डिटेक्ट नहीं करता है या फाइंड एंड रिप्लेस में यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मैच केस, ऑप्शन बी फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ऑप्शन सी मैच प्रीफिक्स, या ऑप्शन डी फाइंड बाय डॉक्यूमेंट डेट।
तो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर। फाइंड बाय डॉक्यूमेंट डेट ये एक ऑप्शन है जो फाइंड एंड रिप्लेस में यूज नहीं होता है, क्योंकि बाकी जो है मैच बाय केस मतलब अपर केस लोअर केस वो मैच करता है। फाइंड बाय होल वर्ड्स तो वर्ड्स वगैरह वहाँ पर हम लोग को मिल जाते हैं, होल वर्ड्स भी मिल जाता है। उसके बाद में प्रीफिक्स जो सफिक्स वगैरह प्रीफिक्स होता है वो भी वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन फाइंड बाय डॉक्यूमेंट डेट तो वहाँ पे डेट का कोई इश्यू होता ही नहीं, बिकॉज डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, हम वर्ड के अंदर ऑन गोइंग टाइम पे हम उसको यूज करते हैं। दैट्स वाई ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी वही यूज होता नहीं है फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। OLX इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो सिंपली अगर आप ध्यान से आपके ऑप्शंस को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, तो OLX ये कौन से ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है? ठीक है, कौन से टाइप में वो आता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या ऑप्शन डी C2B मीन्स कंज्यूमर टू बिजनेस। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग होती है। बिकॉज OLX पे ऊपर आपको पता रहेगा, अगर मेरे को कुछ बेचना है, जैसे लाइक मेरे को कोई कीबोर्ड वगैरह बेचना है, उसको फोटो निकालो OLX के ऊपर डालो, अपने हिसाब से प्राइस लिख सकते हो, और जिसको भी वो सूटेबल लगेगा OLX पे वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है, बिकॉज किसी का वो बिजनेस नहीं होता फोटो निकाल निकाल के डाल के वहाँ पे कोई भी सामान बेच रहा है। ठीक है, तो कोई बिजनेस नहीं है, वो एक नॉर्मल कंज्यूमर है जो दूसरे कंज्यूमर को वो सामान बेच रहा है, अपने हिसाब से वो पैसे वगैरह लगा के नेगोशिएशन करके वो पैसे कम ज़्यादा करवा सकते हैं। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं C2C प्लेटफॉर्म। दैट्स वाई OLX इज अ C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द इंटरनेट यूज। तो क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा छोटा सा है, लेकिन सिंपली अगर आप नीचे आप देखोगे तो कुछ स्विचिंग वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट किस टाइप के स्विचिंग का यूज करता है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वरना आप बोलोगे क्वेश्चन आधा अधूरा है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी हाइब्रिड स्विचिंग, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ पैकेट स्विचिंग। अब ये इंटरनेट के अंदर ये पैकेट स्विचिंग क्या होता है? तो नॉर्मली इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ द कॉम्पिटेंट नेटवर्क, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जब ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से व्हाट्सएप से किसी को कुछ भेज रहा हूँ, जैसे कि फोटो वगैरह भेज रहा हूँ या कोई फाइल वगैरह भेज रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं सेंड करता हूँ, डायरेक्टली उसको मिल नहीं जाती। मेरे फ्रेंड को अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने सेंड किया, उसको डायरेक्टली मिलता है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड होता है, जैसे कि उसको है ना स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो स्मॉलर स्मॉलर पार्ट जाता है। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है, क्योंकि कोई भी बीच में हैकर्स वगैरह आके वो फाइल को डिस्कार्ड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या सपोज उसको मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो उसकी वजह से इंटरनेट के अंदर ये वाला यूज़ करते हैं, जिसमें डेटा को पहले छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद में वो सेंड किया जाता है डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर। मतलब जैसे तुम सेंड करो, तुम्हारे फ्रेंड का फ़ोन रहेगा, उसका वो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, तो वहाँ पे वो एक पैकेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है, फिर वहाँ पे कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद वो एक साथ वहाँ पे डाउनलोड होता है। उसकी वजह से देखा रहेगा आपने, डाउनलोड के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज वो एक एक पैकेट को प्रॉपरली अरेंज करके डाउनलोड करता है। तो यहाँ से पैकेट जाते वक्त क्या होता है, पैकेट के फॉर्मेट में आता है और वहाँ पे कलेक्टिवली वो डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद वो फाइल मिल जाती है। तो इस टाइप का मेथड हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट के अंदर। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 21। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रॉ, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलेक्चुअल फॉर्म, या ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा प्रोग्राम। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ डेटा। तो डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी मैं यहाँ से पुट आउट करता हूँ एज ए इनपुट फॉर्मेट के अंदर, चाहे वो मैं कीबोर्ड की स्ट्रोक दबाऊँ, कोई भी अल्फाबेट अंदर भेजूँ, या फिर माउस से क्लिक करूँ, ये क्या है, मेरा इंस्ट्रक्शन है, मेरा डेटा है, जो कि कंप्यूटर के अंदर जाता है, जिससे वो कंप्यूटर वर्क होता है, जिससे वो टास्क उसको मिलता है, उसके ऊपर वो वर्क करता है। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा, जो हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 22।
व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में पता ही रहेगा, जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, सिमिलर हमारे एमएस ऑफिस की तरह ही होता है। तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है राइटर। राइटर मतलब जैसे हमारा वर्ड होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर होता है। तो राइटर का मैक्सिमम जूम पूछा है कि उसका पेज कितना मैक्सिमम जूम हो सकता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 600। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज 600। तो उसका मैक्सिमम जूम होता है 600। अगर आप एम एस ऑफिस के वर्ड का अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर उसका मैक्सिमम जूम होता है 400 से लेकर 500 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो राइटर होता है उसका मैक्सिमम जूमिंग है 600। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन 23। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीट्वीट? तो ट्विटर अगर आपने यूज किया रहेगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि रीट्वीट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रीपोस्टिंग, ऑप्शन बी पोस्ट अगेन, ऑप्शन सी न्यू पोस्ट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज अ रीपोस्टिंग। तो रीट्वीट का मतलब होता है कि जो मैंने ट्वीट बनाया है उसको रीपोस्ट करना, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन 24। हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड? तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसने क्रेडिट कार्ड को इन्वेंट किया है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जॉन बिकिंस, ऑप्शन बी जॉन शेफर्ड बैरन, ऑप्शन सी रिटे या ऑप्शन डी डेंसो वेव। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर, इज जॉन बिगेंस, जिसने क्रेडिट कार्ड को इन्वेंट किया है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू सेट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज बिसाइड HTML? तो अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, वेब पेज बना रहा हूँ यूजिंग HTML, सो HTML के अंदर अगर मुझे मेरे वेब पेज को विजुअली अपीयरेंस अच्छा करना है, मतलब उसको सिंपली अच्छा दिखाना है, उसमें कलरफुल चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये सब अगर मुझे डालना है मेरे वेबसाइट में, वेब पेज में, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगा, ये हम लोग को यहाँ पे पूछा है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए XML, ऑप्शन बी CTML, ऑप्शन सी CSS या ऑप्शन डी TCP। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज CSS कैस्केड स्टाइल शीट का हम यूज करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग HTML पेजेस के अंदर हमारे वेबसाइट को, वेब पेज को खूबसूरत दिखा सकते हैं, ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं, या फिर विजुअली बेटर अपीयरेंस कर सकते हैं, जिससे सामने वाला उसको यूजर फ्रेंडली समझेगा, कलरफुल दिखेगा उसको, उससे अट्रैक्टिव लगेगा उसको, ठीक है। तो ये सब करने के लिए मुझे CSS कोड की जरूरत पड़ती है HTML पेजेस के अंदर। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आज की सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।